हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 सामान्य हिंदी के अंतर्गत गद्य खंड में संकलित पाठ निंदा रस। आज मैं इसकी व्याख्या बच्चों आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप सभी बच्चे अपनी सामान्य हिंदी की पुस्तक के अंतर्गत गद्य खंड में संकलित निंदा रस नामक पाठ को निकालकर उसकी व्याख्या को मेरे साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। निंदा रस नामक पाठ जो है हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है। यह एक निबंध है। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि निंदा रस नामक पाठ किस विधा में लिखा गया है, तो आपका उत्तर क्या होगा बच्चों? जी हाँ, उत्तर होगा आपका निबंध विधा। बच्चों, यदि हरिशंकर परसाई के जीवन पर दृष्टि डाली जाए तो इनका जन्म जो है सन 1924 ईस्वी में जमानी ग्राम इटारसी मध्य प्रदेश में हुआ। याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ था? सन 1924 ईस्वी। ग्राम कौन सा था? जमानी, जो किसके निकट है? इटारसी। और इटारसी किस प्रांत में पड़ता है? मध्य प्रदेश में। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी बच्चों को गाँव पर ही हुई और इन्होंने एमए हिंदी नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की उपाधि प्राप्त की। बच्चों, वसुधा नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। ये वसुधा नामक पत्रिका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि वसुधा नामक पत्रिका के संपादक कौन थे, तो आपका उत्तर क्या होगा? हरिशंकर परसाई। इसके साथ ही बच्चों, जो हरिशंकर परसाई की रचना है, उन रचनाओं में जो निबंध, किस विधा में ये रचनाएं लिखी गई हैं? निबंध। तो निबंध में आती थी बेईमान की परत, फिर है पगडंडियों का जमाना, भूत के पांव पीछे, तब की बात और थी, शिकायत मुझे भी है, और सदाचार का ताबूज। निबंध संग्रह बच्चों मैंने कौन कौन से बताया आपको? बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, भूत के पांव पीछे, शिकायत मुझे भी है, तब की बात और थी, और सदाचार का ताबीज। इसके बाद बच्चों इन्होंने कहानियां भी लिखी और इनके दो कहानी संग्रह हैं, हंसते हैं रोते हैं, और दूसरा कहानी संग्रह है जैसे उनके दिन फिरे। इसके बाद बच्चों इन्होंने उपन्यास लिखे और दो उपन्यास हैं इनके, तट की खोज और रानी नागमणि की कहानी। परीक्षा की दृष्टि से हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज गृह कार्य के अंतर्गत बच्चों मैं आपको कार्य दे रही हूँ कि आपको हरिशंकर
सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था। अखबार कौन देख रहा था? लेखक। सुबह वे चाय पीकर वो क्या देख रहा था? अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़। साइक्लोन बोलते हैं समुद्री तूफान। मेरा वो दोस्त जिसे लेखक क्या कह रहे हैं, वो जो है आया और तूफान की तरह कमरे में प्रवेश किया और साइक्लोन की तरह उसने लेखक को अपनी भुजाओं में क्या कर लिया? जकड़ लिया। तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। वह धृतराष्ट्र की ही जकड़न थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा दूं। जब भीम का पुतला उसकी पकड़ में आ गया तो उसने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर दिया। ये घटना जो है महाभारत से ली है लेखक ने और अपने मित्र की तुलना धृतराष्ट्र से की और स्वयं की तुलना किससे की है? भीम के पुतले से। कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था। धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की कि मैं भीम को अपने गले से लगाना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बड़े दूरदर्शी थे। धृतराष्ट्र के मन में पनप रही ईर्ष्या और द्वेष को भगवान श्री कृष्ण भाप गए। उन्होंने भीम को धृतराष्ट्र के समक्ष उपस्थित नहीं किया, बल्कि भीम के पुतले को धृतराष्ट्र के समक्ष उपस्थित किया। धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले को अपने बाहों में या भुजाओं में क्या किया? आलिंगन बंद किया और स्नेह के प्राणघाती जो है जकड़न से उस पुतले को चूर चूर कर डाला। लेखक का कहने का अभिप्राय कि मेरा वह मित्र जो धृतराष्ट्र की तरह था, उसके मन में भी मेरे प्रति ईर्ष्या और द्वेष पनप रहा था। उसकी जकड़न भी धृतराष्ट्र के प्राणघाती जकड़न के समान थी। लेखक आगे कहता है, ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार में दे देते हैं। अंकवार मन होता है आलिंगन में दे देते हैं। क्या मैं गले मिला? लेखक कहता है कि का भले नहीं मेरा मित्र, क्या मैं उससे गले मिला? क्या मुझे उसने समेट कर कलेजे से लगा लिया? हरगिज नहीं। लेखक कहता है कि मैं उससे गले नहीं मिला। कैसे गले नहीं मिला? क्योंकि मैंने अपना शरीर तो भले ही उसकी बाहों में छोड़ दिया, परंतु उस शरीर से मैंने मन को चुपचाप क्या कर लिया? अलग कर लिया। मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं
जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता, आते ही झूठ बोला कम। लेखक को पता था कि ये कल रात आ चुका है, और जब उसके मित्र ने उससे झूठ बोला तो लेखक को ये बात मालूम थी। कल का आया है, यह मुझे मेरा मित्र बता गया था। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका ना रहा। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। मिथ्यावादी का मतलब होता है जो झूठ बोलते, वो बिना किसी दोष के, बिना कारण के ही क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसे लोगों को आपने अपने आसपास पड़ोस देखा। वे आदतन प्रकृति के वशीभूत होकर क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। वो इतने हैबिचुअल होते हैं कि वो हैबिट में होने के कारण क्या बोलते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। उनके मुख से निष्प्रयास, निष्प्रयास का मतलब होता है बिना प्रयास के, निष्प्रयोजन माने होता है बिना उद्देश्य के झूठ ही निकलता है। मेरे रिश्तेदार ऐसे ही हैं। वे अगर बंबई जा रहे हैं और उनसे पूछें तो वे कहेंगे कलकत्ता जाओ। आपने भी बच्चों ऐसे बहुत से व्यक्तियों को देखा होगा। वो टी शर्ट लाएंगे 500 की, और यदि आप पूछोगे कि ये टी शर्ट कितने की है तो वो कितना बताएंगे, 1000। जबकि 1000 रुपये बताने का वहाँ पर ना तो कोई उद्देश्य होता है और ना ही कोई क्या होता है बच्चों, प्रयास किया जाता है। फिर भी वो इतने मिथ्यावादी होते हैं कि उनके मुख से बिना प्रयास के, बिना उद्देश्य के झूठ ही निकलता है। ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती। का भी बड़ा निर्दोष, सहज, स्वाभाविक मिथ्यावादी। मिथ्यावादी मतलब झूठ बोलने वाला। वह बैठा, कब आए, कैसे हो वगैरह के बाद उसने गांव की निंदा आरंभ कर दी। अब जो गांव है वो निंदा करने वाला है। कल शाम को बैठकर वह गांव से किसकी निंदा कर रहा था, लेखक। और आज सुबह वह लेखक के पास बैठकर किसकी निंदा करने लगा, गांव की निंदा करने लगा। आरंभ कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य, जघन्य का मतलब होता है पाप है, वे सब गांव पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तार रोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं यह सोच कर कांप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर मेरी गां के सामने इसने कल शाम खींची होगी। तस्वीर भी कैसे खींची, गाढ़े काले तार रोल, जिसको आसानी से क्या नहीं किया जा सकता था, मिटाया नहीं जा सकता। और लेखक यह सोच कर कांप गया कि ऐसी ही गाढ़े काले तार रोल से खींची तस्वीर जो है कल उसने लेखक की गांव के समक्ष प्रस्तुत की। सुबह की बातचीत में गांव प्रमुख विषय था। फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती उसी को 4-6 वाक्यों में धराशाही करके वह बढ़ जाता। धराशाही माने परास्त। परास्त कैसे करता, निंदा के द्वारा वह उसे क्या कर देता, परास्त करता और आगे किसी और की निंदा करने के लिए निकल जाता। अद्भुत है यह मेरा मित्र, इसके पास कोसों का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथ विरोधियों की गति उसके हाथों कर। अब लेखक को भी निंदा जो उसका दोस्त कर रहा था उसमें क्या आने लगा, आनंद आने लगा। और लेखक ने सोचा कि जब ये हर व्यक्ति की निंदा कर रहा है तो जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं, जो मेरे विरोधी हैं, चलो इसके हाथ उनकी भी क्या करवा दूं, दुर्गत करवा दूं। मैं अपने विरोधियों के नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला गया। क्या हुआ कि लेखक जिस भी व्यक्ति का, जिस विरोधी व्यक्ति का नाम लेगा, गा जो था, का जो था, अपनी निंदा की तलवार से उसे क्या करता चला जाता, काटता चला जाता। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का गट्ठा खिसकाता जाता है और ऊपर चिरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों
निसंदेह निंदक कौन होते हैं? जो बिना उद्देश्य, बिना किसी लक्ष्य के क्या करते हैं? दूसरों की निंदा करते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। उनका किसी से क्या नहीं होता? बैर नहीं, बैर माने शत्रुता नहीं, द्वेष नहीं, वे किसी का बुरा नहीं सोचते। ऐसे निसंदेह निंदक ना तो वो किसी से द्वेष रखते हैं, ना ईर्ष्या रखते हैं और ना ही किसी का क्या सोचते हैं? बुरा सोचते हैं। ऐसे निंदक किस तरह के होते हैं? ऐसे निंदक निसंदेह निंदक होते हैं। पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने बाप की पत्नी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन निंदा के लिए टॉनिक के समान। ऐसे व्यक्ति समय पड़ जाए तो अपने निकट से निकट व्यक्ति की भी क्या करते हैं? निंदा करने से बाज नहीं आते। इनके लिए निंदा किसके समान होती है? एक टॉनिक के समान होती है। ट्रेड यूनियन के इस जमाने में निंदकों के भी क्या बन गए हैं? संघ बन गए। चूंकि ये व्यापारिक संगठनों का दौर है, इसलिए लेखक का मानना है कि अब ट्रेड यूनियन के तरह निंदकों के भी क्या बन गए हैं? संघ बन गए। संघ के सदस्य जहां तहां से खबरें लाते हैं और अपने संघ के प्रधान को क्या करते हैं? सौंपते हैं। यह कच्चा माल। अब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुक्त बांटने के लिए दे देगा। यह फुर्सत का काम है। निंदा करना कैसा काम है? फुर्सत का काम है। इसलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता वे इसे बड़ी खूबी से करते हैं। एक दिन हमसे एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। हमने कहा, आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता। लोग जानते हैं कि आपके कानों के घूरे में इस तरह का कचरा मजे से डाला जा सकता है। ये घूरा शब्द ग्रामीण अंचल में प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर थोड़ा कचरा पड़ा होता है। लोग क्या करते हैं? वहीं पर कचरे को डालने लगते हैं। लेखक से एक संघ का सदस्य कहता है कि लोग आजकल तुम्हारे बारे में बहुत बातें करते हैं, बुरी बुरी बातें करते हैं। तो लेखक उससे कहता है कि आपके बारे में मुझसे कोई बात नहीं करता, क्योंकि वह भली भांति जानते हैं कि आपके कान के घूरे में, आपके कानों में क्या है? कचरा भरा है और उस कचरे में लोग निंदा, द्वेष, ईर्ष्या से ग्रसित होकर क्या करते हैं? निंदा रूपी कचरे को आपके कानों के घूरे में आसानी से डालते रहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक को मैं अपने अगले वीडियो में भी जारी रखूंगी। आज मैंने जो आपको HW का कार्य दिया वो क्या दिया है? आपको हरिशंकर परसाई का साहित्यिक योगदान या साहित्यिक परिचय तथा उनकी रचनाओं के बारे में क्या करना है? लिखना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको समुच्चयों की गणन संख्या पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण परिणामों का सत्यापन बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जानते हैं कि समुच्चयों की गणन संख्या क्या होती थी। यह चीज मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स कि किसी भी समुच्चय की गणन संख्या कब निकाली जा सकती है। किसी भी समुच्चय की गणन संख्या तब निकाली जा सकती है जब वो समुच्चय परिमित समुच्चय हो। ये मैं आपको बता चुका हूँ। यानी कोई समुच्चय अगर परिमित समुच्चय है तो उसकी गणन संख्या निकाली जा सकती है, वरना उसकी गणन संख्या नहीं निकाली जा सकती। तो आपको यह याद रखना है कि समुच्चयों की गणन संख्या पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम में मैं जितने भी समुच्चय लेने वाला हूँ वो सब कैसे समुच्चय हैं? परिमित समुच्चय हैं। स्टूडेंट्स, पहला परिणाम क्या है? माना कैपिटल A
यदि लगा देते हैं, यदि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी दो असंयुक्त अथवा विसंगत समुच्चय हैं, तो परिणाम में ये कहता है कि n ऑफ ए यूनियन बी, n का मतलब गणन संख्या इसकी ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी की गणन संख्या क्या होगी, na प्लस nb। ये रिजल्ट स्टूडेंट्स तब लगेगा जब ए और बी दो असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त का मतलब असंयुक्त हो अथवा विसंगत हो। तो मैं आपको बता चुका हूं कि दो समुच्चय असंयुक्त या विसंगत कब होते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं असंयुक्त या विसंगत को डिसजॉइंट सेट्स। तो स्टूडेंट्स पहला रिजल्ट मैंने दिया है कि यदि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी दो असंयुक्त अथवा विसंगत समुच्चय हैं। कहने का मतलब ए और बी में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। दो समुच्चय विसंगत समुच्चय कब कहलाते हैं, जब उनका इंटरसेक्शन क्या हो, फाइव। तो ए और बी असंयुक्त अथवा विसंगत समुच्चय कब कहलाएंगे, जब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाइव। ये बात हमको गिवन है। तो अगर ए और बी दो असंयुक्त समुच्चय हैं तो मुझे ए यूनियन बी की जो गणन संख्या निकालनी होगी वो किसके बराबर होगी, गणन संख्या ऑफ ए प्लस गणन संख्या ऑफ बी। एन ए का मतलब ए की गणन संख्या और प्लस एन बी का मतलब बी की गणन संख्या। तो ये फार्मूला बनेगा गणन संख्या ए यूनियन बी बराबर गणन संख्या ए प्लस गणन संख्या बी। लेकिन कब, जब ए और बी दो असंयुक्त समुच्चय हो। और स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं गणन संख्या की, तो ए और बी दो कैसे समुच्चय हैं, परिमित। तो असंयुक्त अथवा विसंगत परिमित समुच्चय है। इसमें इस रिजल्ट में आज के वीडियो में जो भी बताने वाला हूं वो गणन संख्या पे आधारित है, यानी जो भी समुच्चय होंगे वो कैसे समुच्चय होंगे, परिमित समुच्चय होंगे। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। सत्यापन, मुझे ये सिद्ध करना है कि n ऑफ a यूनियन b इक्वल na प्लस nb। तो स्टूडेंट्स क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार a तथा b कैसे समुच्चय हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं। अतः परिभाषा क्या होती है असंयुक्त समुच्चय की, ए और बी तो असंयुक्त समुच्चय है, यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या, फाइव। तो स्टूडेंट्स अगर किसी भी सेट, कोई भी सेट फाइव है, जैसे मैंने कह दिया ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाइव, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी अवयव मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ अतः n ऑफ a यूनियन b इक्वल क्या होगा, जीरो। मैं आपको बता चुका हूं कि रिक्त समुच्चय भी एक परिमित समुच्चय होता है और रिक्त समुच्चय की गणन संख्या क्या होती है, जीरो होती है। तो बताइए a इंटरसेक्शन b ये क्या है, फाइव। फाइव का मतलब रिक्त समुच्चय, यानी a इंटरसेक्शन b में अवयवों की संख्या क्या होगी, शून्य। तो मैंने लिख दिया अतः अवयवों की संख्या को n से डिनोट कर दिया, तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b बराबर फाइव। आइए इसका वेन आरेख बनाते हैं लोग, इस स्थिति का वेन आरेख बनाते हैं। तो वेन आरेख के लिए सबसे पहले आयत खींचा, तो आयत में क्या बना दिया, आयत क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय होता है। तो ये आयत हो गया सार्वत्रिक समुच्चय U। अब बताइए a और b दो असंयुक्त समुच्चय हैं, मतलब a और b में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। तो इसका वेन आरेख मैं आपको बता चुका हूं कि अगर a और b दो असंयुक्त समुच्चय हो तो इनका वेन आरेख कैसे बनता है, ये a हो गया और b हो गया, दोनों सर्कल अलग अलग बनते हैं। अगर a और b में कुछ अवयव कॉमन हो तो फिर सर्कल ऐसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। लेकिन इस स्थिति में क्या है, a और b दो कैसे समुच्चय हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं। तो मुझे क्या करना है, आयत के अंदर a का सर्कल और b का सर्कल दोनों अलग अलग बनाने हैं। अब a यूनियन b का मतलब क्या होता है, A यूनियन B का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें या तो A के अवयव हो, या तो B के अवयव हो, या दोनों के अवयव हो। तो स्टूडेंट्स A यूनियन B का पहला आरेख मैंने कैसे बताया था, A यूनियन B में A के लिए एलिमेंट्स आते हैं, B के लिए एलिमेंट्स आते हैं। तो मुझे क्या करना है, A का हिस्सा भी रखना है
बी का हिस्सा निकलना है। तो ये स्टूडेंट हो गया ए यूनियन बी का पहला है ना। अगर मैं ऐसे ही कहूं ए बराबर कितना 1 2 3, बी बराबर क्या ले लूं 4 5 6। स्टूडेंट्स मैंने जानबूझ के ए और बी को ऐसे सेट किए जिसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है ना। तो अगर मैं इसका एनालिसिस बनाऊंगा इस स्थिति के अनुसार, परिणाम यही यूज कर रहा हूं लेकिन उदाहरण लेके बता रहा हूं तो आपको जल्दी चीज समझ में आ जाएगी। तो ये यूनिवर्सल सेट क्यों हो गया, ये ए ये बी, क्योंकि ए और बी में कोई अवयव कॉमन नहीं, तो ये ए 2 3 हो गए और ये 4 5 6 हो गए। अब स्टूडेंट जब आप ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी का आंसर कितना आएगा 1 2 3 4 5 6। ये स्टूडेंट हो गया ए यूनियन बी। बताइए ए यूनियन बी कैसा समुच्चय परिमित, और इसमें अवयवों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6। तो इसको मैं लिखूंगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर कितना 6। ए की कड़न संख्या कितनी है 3, बी की कड़न संख्या कितनी है 3। तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पे 3 अवयव है, यहाँ पे भी 3 अवयव है, तो ए यूनियन बी में कितने अवयव हो गए 6। तो यानी मैं लिख सकता हूँ 6 बराबर क्या 3 + 3। बिल्कुल सही बात है कि ए यूनियन बी में जो अवयवों की संख्या होगी वो ए के अवयवों की संख्या और प्लस बी के अवयवों की संख्या, लेकिन कब, जब ए और बी क्या हो विसंगत समुच्चय हो स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके एलिमेंट 3 है, इसके एलिमेंट 3 है, दोनों को जोड़ दो तो 6 हो जाएंगे, और 6 किसके एलिमेंट्स है ए यूनियन बी के, है ना। तो इस स्थिति से हमें स्पष्ट कर रहा है दिए हुए वेन आरेख से स्पष्ट है कि इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि अगर मैं ए की गणन संख्या और बी की गणन संख्या को जोड़ दूं तो मुझे किसकी गणन संख्या प्राप्त हो जाएगी ए यूनियन बी की, और मुझे यही तो प्रूव करना है n ऑफ ए यूनियन बी बराबर na प्लस nb, है ना। तो बस आपको क्या लिखना है, लेकिन ये कंडीशन लगेगी कब, जब ए और बी कैसे समुच्चय हो असंयोग। तो बस आपको इतनी सी लाइन लिखना है दिए हुए वेन आरेख से स्पष्ट है कि एन ए यूनियन बी बराबर कितना na प्लस nb। ये हो गया पहला परिणाम, प्रूव हो गया पहला परिणाम स्टूडेंट्स। आते स्टूडेंट्स अगले परिणाम में। अगला परिणाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रूविंग आपको आनी चाहिए। पहला परिणाम तो बहुत ही सरल है। पहला परिणाम क्या था कि अगर दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हैं कि दोनों कैसे समुच्चय हैं विसंगत, मतलब ए और बी में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, तो ए यूनियन बी की गणन संख्या किसके बराबर होती है, गणन संख्या ऑफ ए प्लस गणन संख्या ऑफ बी। दूसरा रिजल्ट क्या है कि यदि ए तथा बी दो परिमित समुच्चय इस प्रकार है कि ए तथा बी में कुछ अवयव उभयनिष्ठ हैं, तो ए यूनियन बी की गणन संख्या बराबर गणन संख्या ऑफ ए, इसको मैं n का मतलब गणन संख्या बोल रहा हूँ, किसकी ए यूनियन बी की गणन संख्या ऑफ ए प्लस गणन संख्या ऑफ बी माइनस गणन संख्या ऑफ ए इंटरसेक्शन। अब स्टूडेंट देखिए ये परिणाम दूसरा निकला। पहले परिणाम में मैंने क्या लिया था स्टूडेंट्स, ए और बी दो असंयुक्त समुच्चय, मतलब दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। परिणाम दो जस्ट इसका उल्टा लिया है कि ए और बी दो परिमित समुच्चय इस प्रकार है कि ए और बी में कुछ अवयव उभयनिष्ठ है। सवाल आपको ये चीज लिख के नहीं देगा कि ए तथा बी में कुछ अवयव उभयनिष्ठ है, बस इतना देगा यदि ए तथा बी दो परिमित समुच्चय है तो सिद्ध कीजिए कितना बराबर कितना। ये मैंने लिख दिया है आपको कि दूसरा रिजल्ट ये स्टूडेंट्स कि ए और बी में कुछ एलिमेंट्स क्या है कॉमन है, कुछ अवयव ए और बी में कॉमन है, और पहली स्थिति में ए और बी में कोई भी अवयव कॉमन नहीं थे।
तो पहली स्थिति में ए यूनियन बी की गलत संख्या क्या थी? एम ए प्लस एम बी। और अगर कुछ अवयव उभयनिष्ठ है तो सूत्र वही रहेगा, बस माइनस एम ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। सूत्र बस वही है, बस ये इन्वॉल्व नया होगा माइनस का एम ए इंटरसेक्शन बी। ये कब? जब ए और बी में कुछ अवयव क्या हो? उभयनिष्ठ। तो आइए इस स्थिति को बनाते हैं। अब की बार बताइए कि ए और बी में कुछ अवयव क्या है? उभयनिष्ठ है। तो इसका हम वैधानिक बनाए तो कैसे बनाएंगे? ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, क्योंकि स्टूडेंट्स अब की बार ए और बी में कुछ अवयव उभयनिष्ठ है तो दोनों सर्कल कटते हुए बनेंगे ऐसे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये इसका वेन आरेख है। और स्टूडेंट ध्यान से देखिए ए यूनियन बी में कौन सा पोर्शन बनेगा? पूरा ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? या तो ए के एलिमेंट्स हो या तो बी के एलिमेंट्स हो या तो दोनों के हो। तो मैं पूरा ए से बी तक का हिस्सा रख दूंगा। तो ये जो छायांकित भाग है ए यूनियन बी का है। कब? जब ए और बी में कुछ अवयव क्या हो? उभयनिष्ठ हो। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए कि इसका क्या है? वेन आरेख है। ये है ए यूनियन बी का छायांकित भाग, ए यूनियन बी का छायांकित भाग, ये इसका वेन आरेख है ना। तो मैं इसमें थोड़ी सी लाइनें लिख देता हूं। माना ए तथा बी दो परिमित समुच्चय हैं, दो परिमित समुच्चय हैं जो कि समष्टि समुच्चय, इसका समष्टि समुच्चय क्या है? यू, जो कि समष्टि समुच्चय यू के अंतर्गत, यू के अंतर्गत स्थित है तथा ए व बी में, ए व बी में कुछ अवयव उभयनिष्ठ है, कुछ अवयव उभयनिष्ठ है। तो वेन आरेख से, तो देखिए इसका वेन आरेख मैंने दाईं तरफ बनाया होगा, वेन आरेख। अच्छा, अगर मैं वेन आरेख की बात करूं, अगर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, मैं इतना पोर्शन देखूं, इतना पोर्शन, सिर्फ इतना पोर्शन, मैं बीच वाले पोर्शन को नहीं देख रहा हूं। ये जो बीच वाला पोर्शन है ये उभयनिष्ठ पोर्शन है। ये ए और बी का क्या है? उभयनिष्ठ पोर्शन है, क्योंकि इसमें ए का भी हिस्सा आ रहा है और बी का भी हिस्सा आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये जो मैंने सेट किया हुआ है, ये स्टूडेंट्स इसको प्रदर्शित कर रहा है ए और बी के उभयनिष्ठ से एक इंटरसेक्शन बी। ये जो बीच वाला पोर्शन है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी को। बात करते हैं इस पोर्शन की, ये पोर्शन देखिए ए में, ये पोर्शन ए का है, लेकिन इस ए के पोर्शन में बी का कोई भी पोर्शन शामिल नहीं। ये जो पोर्शन है ये क्या है? ये सिर्फ ए का हिस्सा है और ए का वो हिस्सा है जो बी में नहीं है, यानी इसको हम क्या लिखेंगे? ए माइनस बी। और अगर इस पोर्शन को ध्यान से देखें तो इतना हिस्सा बी का है लेकिन ए का नहीं है, तो इसको हम स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? बी माइनस। ये आपको याद रखना है कि अगर वेन आरेख ऐसा बना है, ऐसा, ये एच है, ये टी है, तो ये पोर्शन किसका होगा? एच इंटरसेक्शन टी का। ये पोर्शन एच माइनस टी का और ये पोर्शन टी माइनस एच का। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। तो आप ध्यान से देखिए जरा, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ का मतलब कुछ कॉमन पोर्शन मिले। अब आप ध्यान से देखिए, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये a माइनस बी का हिस्सा है और ये हिस्सा है किसका? a इंटरसेक्शन बी का। ये देखिए a माइनस बी का हिस्सा है, a माइनस बी का हिस्सा है और ये स्टूडेंट्स है a इंटरसेक्शन बी। मैंने इतना पोर्शन निकाल लिया, इतना पोर्शन। अच्छा चलिए a के सर्कल को काट देते हैं। a का सर्कल कुछ ऐसा बना है, ये पोर्शन क्या है? a माइनस बी, ये क्या है? a इंटरसेक्शन। देखिए मैंने a को सर्कल को काटा, तो ये पोर्शन क्या है? a माइनस बी और ये पोर्शन क्या है? a इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखिए इन दोनों पोर्शन में a माइनस बी और a इंटरसेक्शन बी कैसे हैं? विसंगत है। विसंगत का मतलब इन दोनों में कोई भी पोर्शन उभयनिष्ठ नहीं है। विसंगत का मतलब ऐसे
क्या ये समुच्चय विसंगत है? ये समुच्चय विसंगत नहीं है, ये समुच्चय विसंगत है। अगर कभी भी सर्कल अंदर से नहीं काट रहा है तो समझ जाइए वो पोर्शन क्या है, विसंगत है। तो ये जो पोर्शन है वो विसंगत है क्योंकि इनमें कोई भी पोर्शन उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ कब होता है? जब ये ऐसे काट रहा है। ये जो पोर्शन है वो विसंगत को शो कर रहा है और ये जो पोर्शन है वो विसंगत को शो नहीं कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं इतने पोर्शन की, ये पोर्शन और ये पोर्शन, इनमें कोई भी कभी उभयनिष्ठ नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, a बराबर कितना 1 2 3, b बराबर कितना, b बराबर ले लिया कितना हमने 3 4 5 ले लिया। मैं बता रहा हूं a यूनियन b, आपको समझ में आ जाएगा। a यूनियन b क्या निकलेगा 1 2 3 4 5, ये तो निकले। अब देखिए a और b में कुछ अवयव उभयनिष्ठ है तो इसका वैन आलेख कैसे बनेगा? बिल्कुल इसी तरीके का बनेगा, ये a ये b। तो बताइए उभयनिष्ठ कौन सा पार्ट है? 3, तो ये रहा 3। अब a में क्या बचेगा 1 2 है ना, और b में क्या बचेगा 4 5। तो आप यहीं से देख लीजिए कि इस पोर्शन में आ रहा है 1 2 और इस पोर्शन में क्या आ रहा है 3। तो एक सेट हुआ 1 2 का और एक सेट हुआ 3 का। तो बताइए ये सेट है 1 2 का और ये सेट है 3 का, तो ये दोनों कैसे सेट है? विसंगत। क्यों? क्योंकि इनका इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं। इनका इंटरसेक्शन क्या है? 5। तो आपको याद रखना है कि इस पोर्शन में जब a और b में दो उभयनिष्ठ, मतलब a और b समुच्चय में कुछ अवयव क्या हो? उभयनिष्ठ। तो ये 3 पार्ट बनना है, पहला दूसरा विसंगत होगा, दूसरा तीसरा विसंगत होगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कौन कौन सा पोर्शन? a माइनस b, a इंटरसेक्शन b और b माइनस a, a माइनस b, a इंटरसेक्शन b तथा b माइनस a। ये कैसे विसंगत है? युग्मता, युग्मता विसंगत समुच्चय एंड युग्मता विसंगत मैं आपको बता देता हूं। तो पहले हम किसका a माइनस b से सिलेक्ट करेंगे। a माइनस b का पेयर एक बार इसके साथ बनाएंगे, a माइनस b का पेयर एक बार इसके साथ बनाएंगे, यानी a माइनस b का इंटरसेक्शन किसके साथ? a इंटरसेक्शन b के साथ क्या होगा? i। अब a माइनस b का इंटरसेक्शन किसके साथ? b माइनस a के साथ, वो भी क्या होगा? i होगा। तो a माइनस b के साथ दो पेयर बन गए। अब किसको उठाएंगे? a इंटरसेक्शन b को। तो a इंटरसेक्शन b का पेयर किसके साथ? a माइनस b के साथ। तो इसको क्या लिखेंगे? a इंटरसेक्शन b और इंटरसेक्शन a माइनस b। तो देख लीजिए मैंने लिखा हुआ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a माइनस b। तो ये तो हो चुका है। a इंटरसेक्शन b का पेयर किसके साथ बनेगा? b माइनस a के साथ, और ये नहीं बना हुआ है। तो मैं क्या लिखूंगा? a इंटरसेक्शन b और इंटरसेक्शन b माइनस a बराबर 5। और अब आइए b माइनस a का पेयर किसके साथ बनेगा? a माइनस b के साथ। देखिए बन चुका है। b माइनस a का इंटरसेक्शन, b माइनस a का पेयर किसके साथ बनेगा? a इंटरसेक्शन b के साथ। ये भी बन चुका है। तो स्टूडेंट सब ये बन चुके हैं पेयर। तो अब मुझे क्या करना है? तो अभी मैंने आपको परिणाम एक प्रूफ कराया था। क्या परिणाम एक प्रूफ कराया था? कि अगर a और b अगर दो विसंगत समुच्चय हैं तो a यूनियन b की गणन संख्या किसके बराबर होती है? na प्लस nb। तो बताइए अब की बार a यूनियन b किसके किसके रिजल्ट से बन रहा है? तो परिणाम 1 से। गणन संख्या ऑफ a यूनियन b इक्वल कैसे बनेगी? इन तीनों पोर्शनों की गणन संख्या के योग के बराबर होगी। परिणाम एक का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें दो अलग अलग सर्कल थे तो दो पोर्शन बन रहे थे। इसमें कितने पोर्शन बन रहे हैं? 3। तीनों कैसे हैं? विसंगत। तो आप बताइए जो a यूनियन b होगा वो किसकी किसकी गणन संख्या के बराबर होगा? a माइनस b की गणन संख्या प्लस a इंटरसेक्शन b की गणन संख्या प्लस b माइनस a की गणन संख्या। तो इसको क्या लिखेंगे? n a माइनस b प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस। ये परिणाम 1 से मैंने प्रूफ किया।
अब आइए बात करते हैं आगे। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिए, a माइनस बी की गणन संख्या का मतलब a माइनस बी के अवयव और a इंटरसेक्शन b की गणन संख्या का मतलब a इंटरसेक्शन b के अवयव। तो अवयव आप भूल जाइए। आपसे कितना बताइए कि अगर मैं इस a माइनस बी के पोर्शन में a इंटरसेक्शन b और जोड़ दूं, ये a माइनस बी का पोर्शन है और ये है a इंटरसेक्शन b का पोर्शन। तो अगर इतने में इतना पार्ट और जुड़ जाए पूरा ये सर्कल कवर हो जाएगा। देखिए ये कितना है a माइनस बी, ये पहला पार्ट है और ये पार्ट कितना है a इंटरसेक्शन b। दोनों के बीच में क्या लगा है प्लस। तो अगर इन दोनों पोर्शन को मैं जोड़ दूंगा तो यहाँ तक का सर्कल कवर होगा और यहाँ तक का सर्कल क्या है a। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा है b माइनस a। तो अगर मैं दूसरे सर्कल को काटूं, दूसरा सर्कल b है और यहां से कुछ ऐसा फिगर बनाऊंगा। ये स्टूडेंट्स कितना है b माइनस a, ये पोर्शन स्टूडेंट्स कितना है a इंटरसेक्शन b। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये पोर्शन और ये पोर्शन, पहला पोर्शन प्लस दूसरा पोर्शन मिलकर बड़ा सर्कल बना रहे ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कार्डिनल नंबर के अकॉर्डिंग, n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ b माइनस a बराबर कितना, बड़ा सर्कल b है तो बराबर क्या n। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इससे क्या करें हम n b माइनस a का क्या निकाल लें मान। तो n b माइनस a का मान निकालेंगे तो इस चीज को क्या करना पड़ेगा पक्षांतर। तो क्या मान निकलेगा इसका, प्लस मान निकलेगा माइनस n प्लस n b a माइनस n। अब क्या इवेंट बना a यूनियन b। स्टूडेंट्स यही रिजल्ट आपको, सॉरी n a इंटरसेक्शन b, यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था। बिल्कुल सिंपल सा है, आप इसको ओरल भी समझ सकते हैं। ओरल कैसे समझेंगे, ओरल कैसे समझेंगे, ओरल समझना बहुत आसान है। ऐसा फिगर था, ये a b, ये पोर्शन कितना a माइनस b, ये पोर्शन कितना a इंटरसेक्शन b और ये पोर्शन कितना b माइनस। अगर हम थोड़ी देर के लिए यूनियन को प्लस बोल दें, a यूनियन b का मतलब यहां से लेके यहां तक। तो बताइए यहां से लेके यहां तक का हिस्सा कवर करेंगे तो ये n और ये प्लस n। ध्यान से देखिए, जब मैंने इस सर्कल और प्लस इस सर्कल को जोड़ा, ध्यान से देखिए a यूनियन b का मतलब a से लेके b तक का हिस्सा रंग है, इसको मैं ओरल बता रहा हूं। तो आप कैसे कवर करेंगे, पहले a सर्कल को और फिर b सर्कल को। लेकिन जब आप a और b सर्कल को कवर करेंगे तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, जब आप a सर्कल को कवर करेंगे तो ये बीच वाला पोर्शन आ रहा है और जब b सर्कल को भी कवर करेंगे तो भी ये बीच वाला पोर्शन आ रहा है। तो बीच वाला पोर्शन स्टूडेंट्स कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है और जबकि पूरे चित्र में कितने बार दिख रहा है, 1 बार दिख रहा है। तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, मेरे पास 2 बार आ रहा है ये वाला पोर्शन अगर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और मुझे दिखाना कितने बार है, 1 बार। तो आपके पास अगर 2 रुपए है और आपको 1 ही चाहिए तो 1 माइनस कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, Na और Nb को जोड़ दिया। लेकिन जब Na और Nb को जोड़ा तो ये पोर्शन कितने बार आ गया, 2 बार। लेकिन हमको चाहिए कितने बार से, 1 बार। तो मैंने क्या कर दिया, 1 बार का पोर्शन A इंटरसेक्शन B का क्या कर दिया माइनस, ये बीच वाला पोर्शन क्या है A इंटरसेक्शन B। तो मैंने क्या किया, Na और Nb को जोड़ दिया और A इंटरसेक्शन B 2 बार आ रहा था, जबकि चित्र में कितने बार है, 1 बार। देखिए आप जब Na को कवर करेंगे तो वो भी A इंटरसेक्शन B आएगा, Nb को कवर करेंगे तो वो भी कितना आएगा, A इंटरसेक्शन B। कितने बार आ गया चित्र में, 2 बार। और हमको चित्र में कितने बार दिया गया है, 1 बार। तो मुझे क्या करना होगा, 1 बार माइनस कर दूं, तो मुझे तो Ab की जरूरत है। तो मैंने क्या किया, Na प्लस Nb में क्या माइनस कर दिया, Na इंटरसेक्शन B। तो ये रिजल्ट इंप्रूव हो गया ओरल। अब स्टूडेंट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला परिणाम है परिणाम 3।
परिणाम 3 क्या है? परिणाम 3 स्टूडेंट प्रूव होगा परिणाम 2 से। और ये बिल्कुल सिंपल सा परिणाम है, अगर ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा देखने में जरूर बड़ा लगेगा। परिणाम 3, परिणाम 3 यदि कैपिटल ए, कैपिटल बी तथा कैपिटल सी, अब की बार 3 परिमित समुच्चय हो गए। 3 परिमित समुच्चय हैं तो 3 परिमित समुच्चय हैं तो क्या सिद्ध करना है? गणन संख्या ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल गणन संख्या ऑफ ए प्लस गणन संख्या ऑफ बी प्लस गणन संख्या ऑफ सी माइनस गणन संख्या ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस गणन संख्या ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस गणन संख्या ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस गणन संख्या ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखने में स्टूडेंट ये परिणाम बड़ा है, लेकिन अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये परिणाम बहुत छोटा निकल के आएगा, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं इसका सत्यापन। अब देखिए ए बी सी 3 परिमित समुच्चय, परिमित का मतलब जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो निश्चित। तो मुझे क्या करना है? ए यूनियन बी यूनियन सी की गणन संख्या निकालनी। किसके बराबर? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब यहाँ से देखिए ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या है? ए और बी में कुछ अवयव क्या है? उभयनिष्ठ। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी और सी में कुछ उभयनिष्ठ है। सी इंटरसेक्शन ए का मतलब सी और ए में कुछ उभयनिष्ठ है। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब तीनों में कुछ उभयनिष्ठ है। तो इसका फिगर कैसे बनेगा? बहुत ही सिंपल है, पहले एक लैंग्वेज लिख लेते हैं। माना प्रश्नानुसार, ये प्रश्न में पहले से दे दिया गया है, प्रश्नानुसार ए बी तथा सी कैसे परिमित समुच्चय हैं? कैसे समुच्चय हैं? परिमित समुच्चय हैं, जो कि किसी समष्टि समुच्चय, ये हम अपने मन से मानना है, समष्टि समुच्चय आपको अपने मन से लेना पड़ेगा अगर नहीं दिया, क्योंकि वैन आगे बिना समष्टि समुच्चय के नहीं होता है। तो किसी समष्टि समुच्चय, इसको हमने मान लिया क्या? U में स्थित है। अब देखिए इसमें मैंने आपको क्या बताया? ए और बी में कुछ पोर्शन उभयनिष्ठ है, बी और सी में कुछ पोर्शन उभयनिष्ठ है, सी और ए का कुछ पोर्शन उभयनिष्ठ है, और ए और बी और सी के ए और बी और सी में भी कुछ पोर्शन क्या है? उभयनिष्ठ। तो ऐसा फिगर कैसे बनेगा? बहुत ही सिंपल है, आपको 3 सर्कल बनाने हैं। देखिए ये पहला सर्कल ए, ये बी, और नीचे से क्या बना दीजिए? सी। अब आप जब बना लेंगे तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये ए सर्कल हो गया, ये बी सर्कल हो गया, और ये सी सर्कल हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये जो मैं कर रहा हूं, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये उभयनिष्ठ पोर्शन किसका है? ए और बी का। तो ये किसका फिगर है? ए इंटरसेक्शन बी का। ये फिगर किसका है? ए इंटरसेक्शन बी का। अब ध्यान से देखिए, ये किसका उभयनिष्ठ पोर्शन है जिसको मैं प्राप्त कर रहा हूँ? ये उभयनिष्ठ पोर्शन है, देखिए ए और सी का। तो ये स्टूडेंट्स हो गया, ये वाला पोर्शन किसका हो गया? ये पोर्शन पूरा, ये आ गया क्या? ए इंटरसेक्शन सी का। और आप अगर इस पोर्शन को ध्यान से देखेंगे, ये पोर्शन इससे किससे बन रहा है? बी और सी का उभयनिष्ठ पोर्शन है। तो ये आ गया बी इंटरसेक्शन सी। और स्टूडेंट्स ये जो छोटा सा पोर्शन है, ये छोटा पोर्शन, ये जिसको मैंने सेट किया, देखिए इसमें ए का भी हिस्सा शामिल है, बी का भी हिस्सा शामिल है, सी का भी हिस्सा शामिल है। तो ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये स्टूडेंट्स इसका फिगर बना है ना। तो अब मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसी से शुरू कर लें। तो क्या एन, और मैंने आपको बताया था ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब तीनों के अवयव आएंगे। तो एक काम करते हैं, इसमें 3 को 2 बना देते हैं। कैसे? मैं ए को अलग लगा दे रहा हूँ और बी यूनियन सी में क्या लगा दे रहा हूँ? ब्रैकेट।
तो ये बना एन ए यूनियन और यहाँ पे बी यूनियन सी में क्या लगा लिया है ना स्टूडेंट्स। तो अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए बी बोलूं, क्यों मैं बी बोलूं? क्योंकि हमको पता है कि बी और सी दो सेट, और सेट का यूनियन निकालो चाहे सेट का इंटरसेक्शन निकालो, एक नया सेट बनेगा। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया? बी। इसको मैंने बी यूनियन सी से थोड़ी देर के लिए क्या बोल दिया? बी बोल दिया। तो ये बना एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी। तो परिणाम दो के अनुसार एन ए यूनियन बी क्या होता था? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। कब होता था? जब ए और बी में कुछ अवयव क्या हो? कॉमन हो। तो देखिए अभी तो कुछ में कुछ अवयव कॉमन है, तो अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए बी बोलूं, इसको मैं बी बोलूं थोड़ी देर के लिए, तो ये बना एन ए यूनियन बी। तो परिणाम दो के अनुसार क्या होगा? एन ए, तो ए की जगह ए प्लस एन बी, बी की जगह क्या है? बी यूनियन सी माइनस एन, ब्रैकेट लगा लिया, उसके अंदर होता था ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की जगह ए और इंटरसेक्शन बी की जगह है ना स्टूडेंट्स। ये किससे लिख दिया मैंने? परिणाम दो से, परिणाम दो को यूज किया। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, एन ए और ये ओरिजिनल बना। अगर मैं बी को बोलूं ए और सी को बोलूं बी, तो ये बना एन ए यूनियन बी। अगर मैं बी को क्या बोलूं? ए और सी को बोलूं बी, तो क्या बना? एन ए यूनियन बी। इसमें फिर एक बार परिणाम दो लगाइए, लेकिन ये ओरिजिनल है, तो प्लस लगा है, तो इसके अनुसार क्या बनेगा? एन ए का मतलब एन बी प्लस एन बी का मतलब सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए क्या क्या मैंने मैच कर लिया? एन ए मैच कर लिया, प्लस एन बी मैच कर लिया, प्लस एन सी मैच कर लिया, माइनस का एन बी इंटरसेक्शन सी भी क्या कर लिया? मैच कर लिया। अब मुझे क्या लाना है स्टूडेंट्स? ये बचा है लाने को, ये बचा है लाने को, ये बचा है, बाकी सब तो आ चुका। अब देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको वितरण नियम बताया था, बंटन नियम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसकी मैंने प्रूविंग भी करके दिखाई थी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको मैं स्टूडेंट्स लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। किस नियम से? बंटन नियम से या वितरण नियम से। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रूव करके बताया था इस रिजल्ट को, तो इसको मैंने लिख दिया ये। अब स्टूडेंट्स बताइए, ए और बी का इंटरसेक्शन एक नया सेट देगा, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट्स बोल लेगा हूं ए, और इसको थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट्स बोल लेगा हूं बी। तो अगर मैंने इसको ए बोला, इसको बी बोला, तो फिर से बना एन ए यूनियन बी। और देखिए ये कैसा पोर्शन है, कुछ ना कुछ पोर्शन बेंच है ना, तो इसमें मैं क्या करूंगा? फिर से परिणाम दो लगा दूं, एन ए यूनियन बी बनना। फिर से तो लगाइए, यहाँ पे क्या चल रहा है? इसको मैं लिख दे रहा हूँ वापस एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ये मैंने बनाने के लिए लाइन लिखी थी, अगली लाइन से मैं यही लिख दे रहा हूँ, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। और यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस लगा है, तो हम लोग काम सावधानी से करेंगे, ब्रैकेट लगा दिया। अब ये बन रहा है एन ए यूनियन बी। अब बताइए ये यहाँ पे ए का काम क्या कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी। और सी का काम क्या कर रहा है? सॉरी, बी का काम क्या कर रहा है? ए इंटरसेक्शन सी। तो बताइए ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, और ये क्या है? ए इंटरसेक्शन सी। तो बताइए मुझे ये पोर्शन बेनिफिट है कि नहीं? तो इसमें परिणाम दो का यूज करेंगे। तो क्या? एन ए, तो एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी, तो एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन। अब क्या होता था? ए इंटरसेक्शन बी, तो ए की जगह ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी की जगह ए इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट्स आइए चलते हैं आगे।
यहाँ पर क्या चल रहा है, गणन संख्या A यूनियन B यूनियन C इक्वल, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, NA प्लस NB प्लस NC माइनस NB इंटरसेक्शन C, इस माइनस का अंदर कर लीजिए गुणा, तो माइनस का NA इंटरसेक्शन B और ये माइनस और प्लस का गुणा माइनस NA इंटरसेक्शन C और ये माइनस और माइनस का गुणा प्लस NA इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन NA इंटरसेक्शन C। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, तो NA यूनियन B यूनियन C इक्वल NA प्लस NB प्लस NC। मैं पदों को आगे पीछे भी लिख सकता हूँ, पहले मैं ये लिख लेता हूँ माइनस का NA इंटरसेक्शन B, उसके बाद लिख ले रहा हूँ NB इंटरसेक्शन C, लिख सकते हैं, पदों को आगे पीछे लिख सकते हैं, बस चिन्ह सेम रहना चाहिए। और ये स्टूडेंट्स क्या है, A इंटरसेक्शन C, तो A इंटरसेक्शन C लिखे या C इंटरसेक्शन A लिखे, बात एक है। तो इसको मैं लिख दूं क्या, NC इंटरसेक्शन A और प्लस, अच्छा ये क्या लिखा है, A इंटरसेक्शन B और ये क्या लिखा है, A इंटरसेक्शन C और ये बीच में क्या लगा, इंटरसेक्शन। मतलब मुझे इस पोर्शन और इस पोर्शन का, मतलब इस सेट और इस सेट का उभयनिष्ठ पोर्शन ढूंढना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ पोर्शन। तो बताइए ये हिस्सा क्या है स्टूडेंट्स, ये हिस्सा है A इंटरसेक्शन B और ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा है A इंटरसेक्शन C। मुझे A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C का क्या ढूंढना है, कॉमन पोर्शन, क्योंकि इनके बीच में भी क्या लगा है, इंटरसेक्शन। तो बताइए A इंटरसेक्शन B का पोर्शन ये है और A इंटरसेक्शन C का पोर्शन ये है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा फिगर बन रहा है, ये A इंटरसेक्शन B है और ये स्टूडेंट्स ये कुछ ऐसा फिगर आ रहा है, ऐसा फिगर आ रहा है, ये A इंटरसेक्शन B है, ये A इंटरसेक्शन B है और ये टुकड़ा क्या है, A इंटरसेक्शन C। तो अगर मैं पूछूं तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, ये पोर्शन उभयनिष्ठ है, काटता हूं तो इस पोर्शन का नाम क्या है, इस पोर्शन का नाम है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। बस देखिए यही तो प्रूव करना था, वेन आरेख से देखिए, वेन आरेख से मुझे दिख रहा है कि A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C का उभयनिष्ठ पोर्शन क्या है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो देखिए रिजल्ट तीसरा वाला यही था, तीसरा रिजल्ट मुझे यही प्रूव करना था, तो ये हो गया क्या, प्रूव हो गया स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। आप दो परिणाम में आपको डायरेक्ट लिख के दिखा देता हूं, इनकी कोई प्रूविंग करने की जरूरत नहीं है। परिणाम बहुत सारे हैं, तीन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिए। अगर आपको निकालना हो गणन संख्या किसकी, A इंटरसेक्शन B डैश की, तो क्या होगा, गणन संख्या A माइनस गणन संख्या A इंटरसेक्शन B। परिणाम 5 क्या है, परिणाम 5 है एंड B इंटरसेक्शन A डैश इक्वल क्या होगा, NB माइनस एन B इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन B। बात सेम है स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि था वर्गीकरण या फिर टैक्सोनॉमी, जिसमें हम लोगों ने बायोडायवर्सिटी पढ़ रखी है, नोमेनक्लेचर पढ़ रखा है और आज हम लोग को पढ़ना है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। बट अपना लास्ट टॉपिक पर रिवाइज कर लेते हैं जो कि था टैक्सोनॉमी क्या होती है। टैक्सोनॉमी होती है किसी भी चीज को रीअरेंज करना, या फिर सिस्टमैटिक्स क्या होती है। एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या होता है, किसी भी चीज को सिस्टम वाइज अरेंज करना, यानी किसी चीज को सिस्टम से रखना। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे नोमेनक्लेचर, तो हम लोग क्या पढ़ना था कि कोई भी नाम, जैसे इस कंट्री में कुछ अलग नाम से जाना जाता है,
अदर कंट्रीज में कुछ अलग नाम से जाना जाता है, तो हम लोग को उसे कैसे अरेंज करना है कि वो हर जगह एक ही नाम से जाना जाए। तो ये था क्या, सिस्टमैटिक्स। उसके बाद है टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी में क्या कर रहे थे कि क्लासिफाई कर रहे थे एनिमल्स को, उनके फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, इसके अकॉर्डिंग। तो हम लोग को क्या करना है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमी तो हम लोगों ने पढ़ ली, बट कैटेगरीज क्या थी इसकी। तो कैटेगरीज क्या थी, फर्स्ट था स्पीशीज यानी जाति, सेकंड था वंश यानी जीनस, कुल, फैमिली, गण, ऑर्डर, वर्ग, क्लास, सम, फाइलम, जगत, किंगडम। ये कैटेगरी 7 जो क्या थी, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, वर्गीकरण जो होता है उसकी कैटेगरी या फिर उसकी इकाइयां क्या थी। तो पहला था जाति। जाति जो है उसको वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई माना गया और ये वर्ड दिया था जॉन रे नाम के वैज्ञानिक ने। इन्होंने ही सबसे पहली कैटेगरी जो हम लोग की टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है स्पीशीज, इन्होंने ये फाइंड आउट किया था क्या, जाति, जो क्या होती है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन। जैसे हम लोग एग्जांपल है कि पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो किसका नेम होता है, शेर का। मैंगीफेरा इंडिका यानी मैंगो। अब हम लोग को पढ़ना क्या है कि जाति क्या है, जाति को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जाति इसकी क्या होगी, जैसे लियो, और मैंगो की क्या थी, इंडिका। तो ये क्या हो गई इसकी स्पीशीज, इसकी क्या हो गई, ये जाति हो गई, जो क्या कहलाती है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। वंश, वंश क्या है, वंश एक कैटेगरी जैसे जीनस है कि उसपे क्या रखेंगे हम लोग, बहुत सारी चीजें होती हैं, एनिमल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर जीनस होता है। तो जैसे हम लोग टोमेटो की बात करें, पोटैटो की बात करें, ब्रिंजल की बात करें, टमाटर, आलू, बैगन की बात करें, तो उसको हम लोग कौन से वंश में पढ़ते हैं, सोलेनम। सोलेनम इसका क्या हो गया, वंश हो गया, जीनस हो गया, और इसकी जो स्पीशीज होगी वो कुछ अलग होगी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पैंथेरा लियो, तो मान लो जैसे लियो तो इसकी जाति होगी, पैंथेरा मान लो इसका वंश हो गया। तो पैंथेरा में जितने भी आएंगे वो क्या होंगे, पैंथेरा जो होगा वो उसका वंश हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग को क्या करना है कि टमाटर, आलू, बैगन, इस तरह के जो फ्रूट्स हैं ये कौन से उससे वंश से बिलोंग करेंगे, सोलेनम। ऐसे ही चीता, शेर, तो ये क्या होगा, पैंथेरा वंश से बिलोंग करेगा। कौन, चीता, शेर जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो कैसे बिलोंग करेंगे, पैंथेरा वंश से। नेक्स्ट था हम लोग का कुल। कुल या फिर फैमिली, कि किस फैमिली से आप बिलोंग करते हो। तो फैमिली क्या हो जाएगी, जैसे सोलेनम, धतूरा, ये कौन सी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली। सोलेनम जो भी आएगा, सोलेनम वाले कुल में जो भी आएगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा सोलेनम वंश, तो सोलेनम वंश में जो भी आएगा, जितने भी फ्रूट्स आएंगे, जितनी वेजिटेबल्स आएंगी, जो भी वैरायटीज आएंगी, वो हम लोग किसमें पढ़ेंगे, सोलेनेसी फैमिली में। और ये धतूरा एक तरह का फ्रूट होता है जो बहुत पॉइजनस होता है, ये किस में आएगा, सोलेनेसी कुल में आएगा, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट है गढ़। गढ़ क्या था कि जैसे कैनिडी, फैलिडी, ये जो एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स इनका नाम नहीं है, ये इनका साइंटिफिक नेम है या फिर इनकी फैमिली है। कैनिडी, फैलिडी, डॉग और कैट की जो फैमिली होती है वो कहाँ रखी जाएगी, ये कैसे एनिमल्स हैं, कार्निवोरस एनिमल्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, इसके फीडिंग के अकॉर्डिंग इसको किसमें रखा गया है, कार्निवोरा में। तो कौन कौन सी फैमिली, कैनिडी और फैलिडी कहाँ रखी गई है, कौन से गढ़ में, कार्निवोरा में। नेक्स्ट है वर्ग। वर्ग क्या है, जैसे कुत्ता, शेर, गाय और जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं ये मैमल्स होते हैं। इनको कौन से वर्ग में रखा गया है, मैमल क्लास होती है इन लोग की, उसमें रखा है, क्योंकि इनके पूरे जो बॉडी होती है उसमें हेयर्स पाए जाते हैं, मेमोरी ग्लैंड डेवलप होती हैं, फुली डेवलप होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं जो हम लोग को बताती हैं कि हम मेमेलियन क्लास से बिलोंग करते हैं या फिर इस तरह के एनिमल्स जो हैं वो मेमेलियन क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इसको किसमें रखा गया, मैमल क्लास में। नेक्स्ट है संघ या फिर फाइलम। समान लक्षण वाले वर्गों के समूह को संघ कहते हैं, यानी सेम कैरेक्टर जो रखता है, ऐसे लक्षण वाले समूह को एक किसी ग्रुप की बात करो, जैसे एनिमल्स का ग्रुप हो या प्लांट्स का ग्रुप हो या किसी और चीज का ग्रुप हो। अगर हम पूरे ग्रुप में ये देखें कि इनमें से कितने कैरेक्टर एक दूसरे के समान है, कितने एक दूसरे समानता रखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एक नया फाइलम बना देंगे, एक नया संघ बना देंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर कैरेक्टर इससे बिलोंग
तीसरा वर्ग में आते हैं। अब इसको कॉर्डेटा संघ में क्यों रखा गया है? और दूसरा मछली कैसी है? मछली तैरती है। उभयचर क्या होते हैं? जैसे मेंढक। उभयचर का मतलब होता है जो दोनों एनवायरमेंट में रह लेता है, उसको बोलते हैं उभयचर या एम्फीबियन। अब इसमें इसको कॉर्डेटा संघ में रखा है, यानी फाइलम की बात की जा रही है ना, तो फाइलम क्या होगा? जैसे हम लोग उसका क्लासिफिकेशन अगर करेंगे तो किंगडम तो एनिमेलिया हो जाएगा, बट फाइलम क्या होगा इनका? कॉर्डेटा। तो हम लोग अब सरीसृप की बात करें तो कॉर्डेटा इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि सरीसृप हो, चाहे मछली हो, चाहे उभयचर हो, चाहे मैमेलियन हो, उन सब में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। या फिर वर्टिब्रेटा, या फिर क्या होगा? वर्टिब्रेटा का एक समूह होता है, मतलब इनमें वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन पाए जा रहे हैं और इसको कॉर्डेटा में रखा गया है क्योंकि इसमें क्या कहा जा रहा है? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो होती है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड से ही हमारे अंदर होती है, यानी एम्ब्रियोनिक जब कंडीशन होती है किसी भी जाइगोट की, तब वो उसके अंदर सबसे पहले डेवलप हो जाती है, इसलिए वो इसमें आ जाएगा कॉर्डेटा संघ में। उसके बाद 7th यूनिट क्या थी हम लोग की? जगत। कौन कौन से? कि प्रोकैरियोटिक, मोनेरा। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? जिनका जो न्यूक्लियस होता है, प्रो और कैरियोट, दो यूनिट से मिलकर बना होता है। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियोट मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव, मतलब अविकसित, या फिर कुछ विकसित है, कुछ अविकसित, मतलब डेफिनेट नहीं, किसी भी तरह से आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो किसी पर्टिकुलर ये चीज पाई जा रही है। तो वो क्या हो गई? प्रोकैरियोट। कैरियोन क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे अविकसित न्यूक्लियस इसमें पाया जाएगा और उसमें उसको कहा, वो कौन से एनिमल्स होंगे? मोनेरंस होंगे, उनको रखा गया है किसमें? मोनेरंस में। नेक्स्ट है जगत क्या हुआ? जंतु जगत या फिर पादप जगत। मतलब अगर हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और किंगडम की बात करेंगे तो किंगडम क्या हो जाएगा उसका? जैसे हमने भी बताया कि सरीसृप, तो सरीसृप में क्या करेंगे? किंगडम क्या लिखेंगे? एनिमेलिया, क्योंकि उसमें सारे जीव जंतु आएंगे तो उसको लिखेंगे एनिमेलिया। अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे उसको? अगर इसकी बात करें तो एनिमेलिया, और अगर इसकी बात करें तो प्लांटी। तो ये क्या हो गया? किंगडम। किंगडम कौन था? पहला क्या था? प्रोकैरियोट, यानी बिल्कुल प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जिसमें होंगे वो प्रोकैरियोट में रखे जाएंगे। नेक्स्ट क्या था? अगर हम लोग किसी भी एनिमल्स की बात करेंगे तो किंगडम कौन सा होगा? एनिमेलिया। और अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो किंगडम कौन सा होगा? प्लांटी। अब हम लोग बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ स्पीशीज की, जातियों के नामकरण की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्या है? कॉमन और वर्नाकुलर नेम। कॉमन और वर्नाकुलर नेम का मतलब होता है कॉमन जो सबके एक जैसा हो, और वर्नाकुलर यानी जो स्थानीय भाषा में वहां की जाना जाता है उसको बोलते हैं कॉमन या फिर वर्नाकुलर नेम। तो क्या है यहाँ पे? जैसे हम लोगों ने लिखा गौरैया। गौरैया क्या होती है? हम लोग को अच्छे से पता है, हम लोग यहाँ छोटी सी चिड़िया पाई जाती है, इसको हम लोग गौरैया बोलते हैं। ये हमारे इंडिया में जाना जाता है, लेकिन अदर कंट्रीज में क्या बोलेंगे इसको? जैसे इंग्लिश में जो होते हैं, अंग्रेज जो होते हैं, वो क्या बोलेंगे इसको? स्पैरो। ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? कहीं कहीं पे क्या बोला जाता है इसको? मुश, कहीं कहीं पे पर्डल। तो ये क्या हो जाएगा इसका? ये हो गया इसका कॉमन नेम ये, और बाकी क्या होगा इसके? वर्नाकुलर यानी स्थानीय नाम जो वहां पे जान। जैसे अपने यहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, अपने आप की बात करें मतलब इंडिया की, इंडिया में कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पे स्टेट वाइज को जाना जाता है। जैसे यूपी में वो किसी और नाम से जाना जाएगा, जैसे हमारे यहाँ प्याज बोलते हैं अनियन को, तो महाराष्ट्र में उसको कांदा बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा उसका? वर्नाकुलर नेम हो जाएगा, यानी उसकी स्थानीय भाषा में जो उसको जाना जाए वो क्या हो जाता है? उसका वर्नाकुलर नेम। अब हम लोग बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। कब दिया था? 1758 में। इन्होंने लिखा था किसमें? अपनी बुक सिस्टमा नेचुरी में की। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति मतलब इन्होंने बताया था किसी भी एनिमल्स को हम लोग जब डिफाइन करेंगे, उनके साइंटिफिक नेम को जब डिफाइन करेंगे तो दो स्टेप होते हैं, एक वंश एक जाति। पहला क्या होगा? वंश, दूसरा क्या होगा? उसकी जाति। जैसे हम लोगों ने लिखा होमोसेपियंस। होमोसेपियंस
किसी भी नेम को हम लोग दो स्टेप में कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है वंश, दूसरा होता है जाति। तो पहला क्या हो गया, होमो। होमो क्या है, वंश है उसका, और सेपियंस क्या है, उसकी जाति है। लेकिन एक रूल और था कि होमो जो है यानी जाति जो है वो क्या है, कैपिटल लेटर में, वंश जो है वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे फर्स्ट लेटर उसका, और जो जाति है यानी स्पीशीज है उसका जो लिखेंगे उसको वो पूरा स्मॉल लेटर में लिखेंगे और इटैलिक होना चाहिए। क्या कि पहला लेटर जो है वो कैपिटल लेटर हुआ किसका, वंश का, और जाति जो होती है वो पूरी स्मॉल लेटर में होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसको हम लोग जैसे ट्राइनोमियल क्या होता है, कभी कभी क्या होता है किसी भी एनिमल का, बर्ड का, प्लांट का, फ्लावर का, किसी भी चीज का नाम जो होता है वो एक उपनाम के साथ जुड़ गया होता है, यानी उसके साथ एक और नाम जुड़ा होता है जो बिल्कुल उसके समान होता है। जैसे क्रो, क्रो क्या है, कौवा, तो इसका नाम क्या, कोर्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस, ये इसका नाम हो गया। तो ये क्या है, तीसरा नाम है, तो इसको इसीलिए बोलते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल था तो हम लोगों ने पढ़ा होमो सेपियंस, दो नाम हो गए, पहला वंश, दूसरा जाति। ट्राइनोमियल है तो तीन नाम हो गए, तीसरा क्या होता है, उसका उपनाम होता है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होता है। इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, इसमें होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अकॉर्डिंग कुछ नाम लिखने के नियम। जैसे जीनस यानी श्रेणी कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर में, जो हम लोग लिख चुके कि होमो जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा है, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में लिखा है, और सेकेंड यानी स्पीशीज जो है वो कैसे लिखी है, स्मॉल लेटर में। ये क्या है, इंटरनेशनल रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। ये कुछ संस्थाएं हैं जो नेम डिसाइड करती है, जैसे ICBN, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ICBN क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, एंड ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। मतलब होगा कि ये बोटेनिकल जो लिखा है यानी प्लांट्स का नोमेनक्लेचर करेगा, और जूलॉजिकल लिखा है यानी ये एनिमल्स के बारे में, जो है एनिमल्स हैं उनका नोमेनक्लेचर या फिर नामकरण करता है। ICBACN इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनका नोमेनक्लेचर कौन करता है, ICBACN। ICVN इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर, जितने भी वायरस होते हैं उनका नामकरण कौन करेगा, ICVN। आर्टिफिशियल एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल नेचुरल का मतलब होता है आर्टिफिशियल जो मैनमेड होता है, नेचुरल यानी जो प्रकृति द्वारा मिलता है। तो आर्टिफिशियल क्या हो गया, जीव जातियों के विकासी लक्षण, यानी विकासी लक्षण का मतलब जैसे वो सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, एक दूसरे से सीख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा उसका विकासी लक्षण। तो ये क्या है, उसके जन्म के बाद होने वाली घटना होती है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो गया, जो उसने बाद में सीखा, पहले से सीख के नया, यानी नेचुरली उसको वो चीज नहीं मिली है, उसने वो चीज आके सीखी, तो क्या हो जाएगी आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब क्या होता है, अनुवांशिक। अनुवांशिक मतलब वो अपने पेरेंट्स से या फिर अपने पहले वाली पीढ़ी से सीख के आया है। सीख के आया मतलब ऐसा नहीं कि वो सीखने गया तो तब आया है, उसका मतलब ये है कि उसको अपने जीन्स में ये चीज मिली है, यानी उसको उसकी फैमिली से, उसकी जीन्स से वो चीज प्राप्त हुई है, तो वो कैसी हो गई, नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ा आप लोगों ने कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन सी थी, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। तो जाति में क्या पढ़ा कि जाति जो है वो सबसे छोटी इकाई वर्गीकरण की जो शब्द दिया था जॉन रे नाम के वैज्ञानिक ने। जैसे पैंथेरा लियो, मैंगीफेरा इंडिका, तो पैंथेरा लियो जो हो गया, लियो और इंडिका ये आपस में क्या हो गई, जाति हो गई। लियो हो गई शेर की जाति, इंडिका हो गई इसकी। ठीक है, अब वंश की बात करें तो टमाटर, आलू, बैगन, इस टाइप की जितनी भी वैरायटी होती है वो किस में आएंगी, सोलेना वंश में आएंगी। और चीता, शेर, इस तरह की जो भी एनिमल्स होंगे वो किस में वंश में आएंगे, पैंथेरा वंश में आएंगे। नेक्स्ट है कुल, तो सोलेनम, धतूरा, ये सब कौन सी फैमिली कुल में आएंगे, फैमिली में सोलेनेसी फैमिली होती है जिसमें ये सारी वैरायटीज आती हैं। नेक्स्ट है गढ़, तो कैनिडी फेलिडी यानी डॉग कैट की जो फैमिली होती है उसको रखते हैं कार्निवोरा में।
वर्ग में। नेक्स्ट है संघ, तो समान लक्षण वाले वर्ग के समूह को हटा के अलग कर लेते हैं, जिसको एक संघ का नाम देते हैं, जैसे सरीसृप, मछली, उभयचर, ये सब किसमें आ रहे हैं? कॉर्डेटा संघ में आ रहे हैं, जिसमें नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है और फुली डेवलप्ड होती है। नेक्स्ट था जगत, प्रोकैरियोट, जंतु जगत और पादप जगत, यानी एनिमेलिया और प्लांटी। उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ स्पीशीज, कॉमन और वर्नाकुलर नेम क्या होते हैं? समान या फिर स्थानीय नाम, जैसे गौरैया यहाँ पे जाना जाता है, कहीं और पे स्पैरो जानी जाती है, मुश या पर्डल। इन 4-5 नामों से एक स्पैरो को जाना जाता है, एक चिड़िया के नाम को जाना जाता है। नेक्स्ट है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो कैरोलस लिनियस जो है द्विनाम पद्धति के जनक, उन्होंने लिखी थी सिस्टमा नेचुरी नाम की बुक, और उन्होंने क्या बताया था 1758 में कि जिस भी जीवधारी का नाम लिखते हैं उसमें 2 कैटेगरी होती है, 2 स्टेप होते हैं, पहला वंश, दूसरा जाति। तो वंश क्या है? होमो सेपियंस। अगर हम मनुष्य के वैज्ञानिक नेम का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें क्या करेंगे? होमो जो हो जाएगा उसका वंश हो जाएगा, और सेपियंस जो हो जाएगी उसकी जाति हो जाएगी। और होमो जो लिखेंगे वो फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल, यानी वंश का पहला लेटर कैसा होगा? कैपिटल। और सेपियंस यानी जाति का जो पूरा स्पेलिंग होगी वो पूरी स्मॉल लेटर में होगी, और ये इटैलिक फॉर्म में लिखा जाएगा। ट्राइनोमियल में क्या होता है? नाम 2 ही होते हैं, वंश है, जाति, लेकिन एक उपनाम ही वहां पर ऐड कर देते हैं। इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, इन्होंने क्या बताया कि जीनस को कैपिटल लेटर में लिखते हैं और स्पीशीज को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ये कुछ संस्थाएं हैं, जैसे इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर जो प्लांट्स को नोमेनक्लेचर करते हैं, ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो एनिमल्स को नोमेनक्लेचर करते हैं एनिमल्स का, ICBAC इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, ICVN इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर। ये इस तरह की संस्थाएं जो कि अपने अपने अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर करती हैं किसी भी एनिमल का, किसी प्लांट का, किसी बैक्टीरिया, किसी भी वायरस का। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है? जो जीव जाति के लक्षण, यानी जो वो अपने पर्यावरण से, वातावरण से सीख रहा है, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। और जो वो अपने जन्म के साथ अपने जीन्स में लेकर आया है, अपने पहली वाली पीढ़ी से उसने प्राप्त किया है, उसके जाकर उसके संबंधों से उसको पता चला है, उसको प्राप्त हुआ है, वो क्या हो जाएगा? उसका नेचुरल क्लासिफिकेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।